उत्तराखंड सरकार ने लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। शाम के बज चुकी 8 और आप देख रहे हैं कोशिनार और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में अगर दंगा विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली को मंजूरी दी है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले ये कानून उत्तर प्रदेश हरियाणा में लागू हो चुका है, लिहाजा ऐसा करने वाला तीसरा प्रदेश उत्तराखंड बन गया है। तो उपद्रवियों की अब खैर नहीं। देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों की अब खैर नहीं है, इसको लेकर एक नियम तैयार कर लिया गया है। बीजेपी की सरकार ने उपद्रवियों पर नकेल कस दी है। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है और इस मंजूरी के तहत हड़ताल पर दंगा या फिर उग्र विरोध प्रदर्शन ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस नियम को बनाया गया है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, आयोजकों की जिम्मेदारी होगी और सीधे उन्हीं से भुगतान किया जाएगा। दोषी पक्ष वसूली से कन्नी काटेगा तो सार्वजनिक रूप से उसका यहाँ पर्दाफाश होगा। प्रकाशन या खर्च भी उसी व्यक्ति का होगा, उसी की जिम्मेदारी होगा। अगर किसी की मौत हो जाती है तो 8 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। घायल होने पर लाखों रुपए जुर्माने का जो प्रावधान है उसमें शामिल किया गया है। अब धरना प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी भी जरूरी होगी और उसके बाद जाकर ही धरना किया जाएगा। घटनाओं की पारदर्शी जांच हो, इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वीडियोग्राफी के जरिए भी दोषियों की पहचान हो, इसको आसान बनाने के लिए जहां पर भी आंदोलन हो, जहां पर भी इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हो तो वहां पर इस टाइप से वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, जिससे कि आसान हो जाए कि आखिरकार धरना प्रदर्शन कितना ज्यादा जरूरी है। तो उसमें जब कोई भी इस तरीके की उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा या फिर गैर जिम्मेदाराना कोशिश करेगा तो उस पर नकेल कसने के लिए वो वीडियोग्राफी के तमाम पुख्ता सबूत काम आएंगे और उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, एक तरफ सरकार के इस फैसले का स्वागत भी हो रहा है तो दूसरी तरफ इसको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। एक तरफ ये कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं है कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन भी हो। इसीलिए इस तरीके के कड़े नियम लाए जा रहे हैं जिसके चलते वो लोगों का मुंह बंद करवाना चाहती है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड में अब उपद्रवियों की जो खैर नहीं है, उसको लेकर इस कानून में जुलूस प्रदर्शन में सार्वजनिक निजी संपत्ति नुकसान या फिर किसी भी प्रकार का अगर प्रदर्शन किया जाता है तो परमिशन लेनी जरूरी होगी। तो किसी भी कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति लेना अब अनिवार्य हो गया है। तो यानी कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के वक्त एक एनओसी भी साइन होगी। प्रदर्शन के दौरान हथियार या फिर ज्वलनशील पदार्थ बिल्कुल भी नहीं लाए जाएंगे, इस पर भी सख्त चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो ये कुल मिलाकर देवभूमि में तोड़फाड़ तो उसकी खैर नहीं, कुल मिलाकर ये एक नियम तैयार कर दिया गया है और इसके जरिए आखिरकार सरकार क्या कुछ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारों का हनन इसे कहा जा रहा है। चल क्या रहा है इसी पर आज लोग हम खास डिबेट करने वाली है, खास चर्चा होने वाली है। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ आज की इस खास पैनल से। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। आशीष नौटियाल हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और राकेश ध्यानी जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष नौटियाल जी आपसे करना चाहूंगी। आखिरकार देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों की खैर नहीं है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? देखिए, उपद्रवियों की तो कभी खैर होनी भी नहीं चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि उपद्रवी होने चाहिए? उत्तराखंड के अंदर उपद्रव फैलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा है। आज देखिए उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, कोई भी किसी को मार दे रहा है, छोटी छोटी ये तो नॉर्मल बातें हैं। अब आप कह रहे हैं जो हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। मुझे तो सरकार की मंशा पे शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार। अब आप बताएं ना, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि कांग्रेस का या अन्य पार्टी का प्रदर्शन हुआ और तोड़फोड़ कर दी? तोड़फोड़ हमने नहीं करी। मुझे लगता है सरकार की मंशा है कि जब भी इन लोगों के आशीष जी उन्होंने उपद्रवियों का नाम लिया तो इसमें कांग्रेस क्यों आहत हो जाती है? अरे क्या कांग्रेस उपद्रवी है? भाजपा उपद्रवी है।
हमारी रैली में आपने आज तक देखा, कभी उधर होते देखा आपने? कब देखा आपने? हमने इतने घेराव कर दिए पिछले कई वर्षों से, तो मैं भी देख रहा हूँ, मैंने तो कोई दंगा नहीं देखा। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे शक हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे ऐसे हैं कि धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। अगर हम जनता के साथ नहीं देंगे तो बताओ जनता हमें कैसे देखेगी और हम जनता को कैसे देखेंगे? हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज बने, जनता की आवाज को उठाएं। पर अब आप कह रहे हैं कि अब आवाज भी मत उठाओ, हम डर जाएंगे, आपको लगता है, तो ऐसा तो कतई नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी डर के मारे धरने प्रदर्शन ना करे, आपका घेराव ना करे, होगा नहीं। और उपद्रवी, जहां तक मुझे बात लग रही है, उपद्रवी मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जब भी किसी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो उसमें अपने 2-4 उपद्रवी छोड़ दिए, क्योंकि उपद्रवी इन पे टीम है, इन पे आरएसएस है बैठी हुई, वो हर विभाग के अंदर घुस जाती है, कहीं भी घुस जाती है, किसी पार्टी के कार्यालय के अंदर घुस जाती है। इनका काम ही यही है अपने 2-4 लोगों को वहां छोड़ देना और उन लोगों से उपद्रव कराना और कहना भैया कांग्रेस के प्रदर्शन में उपद्रव। तो आशीष जी देखिए, धरना प्रदर्शन हो रहा है, शांत तरीके से हो रहा है, उसके लिए तो मनाही नहीं है ना। उसमें कहा जा रहा है कि आप अनुमति लीजिए, आप अनुमति लीजिए, आप ज्वलनशील पदार्थ ना लेकर जाएं, किसी भी प्रकार का हथियार साथ ना लेकर जाएं, वीडियोग्राफी भी होगी, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखिए, सूत्रीय मांग रखिए और इसी के साथ धरना प्रदर्शन करें। वो तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, उपद्रव जो फैलाते हैं, जो कि उग्र आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन को एक अलग ही रुख दे देते हैं। देखिए, जनता कह रही भू कानून, आप कह रहे यूसीसी, जनता आप कह रही रोजगार, आप कह रहे उपद्रव। अभी उपद्रव बीच में आया कहां से? उपद्रव की यहाँ पर कुछ मांग ही नहीं रखी जा सकती, तो ये नियम जो लाया गया है वो वेस्ट है। आपका ये किस दिमाग ने बोला? कौन से ऐसी घटनाएं हुई जिनको देख के आप इतने प्रेरित हुए और आपने कहा भैया उपद्रवियों को नहीं छोड़ेंगे? अरे दुनिया भर के उपद्रव, अरे पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधारो। परसों ही बेचारा एक बच्चे को फिर मार दिया आपने सेलाकुई में, उससे पहले भी घटनाएं हुई, एक भारत के बच्चे को बाहरी देसी गढ़वाली। अरे क्या चल रहा है भाई? आप हिंदू मुस्लिम करते करते अब अपने धर्मों पे हर किसी पे आ गए, ये शहर का है, ये वहां। अरे भैया इतनी संकुचित मानसिकता मत रखो। अमेरिका के अंदर भारतीय इतने तादाद में है, पर उसने नहीं बोला कि भारतीय क्यों आ गए। और उत्तराखंड के अंदर ऐसी आग लगा दी इन लोगों ने कि ये पंजाबी है, ये बढ़िया है, ये है, वो है। अरे आप उत्तराखंड को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? इस उत्तराखंड में अगर ये सब लोग ना हो और इन सब का समावेश ना हो तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड आज इस तरक्की की राह पे ना होता। आप सिर्फ अगर सोचते हैं कि हमारे पहाड़ के सिर्फ लोगों की वजह से होगा, ऐसे नहीं होगा। हर आदमी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। वो अगर उत्तराखंड के अंदर आया है तो उत्तराखंड के अंदर कुछ ना कुछ रोजगार कर रहा है और हमारे लोगों को रोजगार भी दे रहा है और हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। पर भारतीय जनता की पार्टी की मानसिकता सिर्फ नफरत फैलाने की, उपद्रव फैलाने की, इस प्रकार की है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि कोई किसी के प्रोग्राम होंगे, हमने तो देखो कानून बना रखा है, इनको पकड़ लो भैया, अगला धरना मत करना। पर कांग्रेस इन छोटी मोटी आपकी हरकतों से डरने वाली नहीं है। और मैं बताऊं, आप हमें कब तक रोकोगे? 8 महीने 1 साल भी नहीं रह गए, तुमने बाहर जाना है और उसके बाद तुम ही पकड़े जाओगे, तुमने ही बदमाशी करनी है। ठीक है, बदमाश पार्टी तो एक ही हमारे पास। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी जरा जवाब दीजिएगा, इन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सा वो एग्जाम्पल है, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसकी सीख लेकर आपने ये कानून यहाँ पर लागू करने का विचार किया? देखिए, वो बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। अब इनको अपने अंदर खामी नजर आई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे खिलाफ आपने बना दिया। दंगा विरोधी कानून जो बना है वो किसी भी प्रकार का, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी इस प्रकार के कभी भी कोई राइट्स होते हैं, कोई इस प्रकार का कुछ भी होता है शहर के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर, तो जो भी व्यक्ति सामाजिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऊपर पूरी तरह से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी और तमाम नुकसान की भरपाई भी उसी व्यक्ति से और या उसी संस्था से या उसी पार्टी से या जो भी उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उससे पूरी तरह से वसूल की जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी ने अभी विगत दिनों एक धरना प्रदर्शन था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एक धरना प्रदर्शन जा रहा था और इन्होंने वैसे तो ये मातृशक्ति की कई बार बात करते हैं और इन्होंने मातृशक्ति के ऊपर हमला करने का काम किया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का काम किया, जिसका मुकदमा तक दर्ज हुआ है।
और मैं आपको बता दूं, मेरी माताजी के साथ ये घटना हुई है। मेरी माताजी को के साथ धक्का मुक्की करी गई, उनको चोट पहुंचाई गई और FIR लॉन्च हुई है, न्यायालय में उनके बयान तक दर्ज हैं। तो अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसका चरित्र झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना और ये तमाम तरीके के जो उपद्रव करना, तो ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी उपद्रवी पार्टी है। तो आपने ये जो कानून बनाया है कांग्रेस तो पार्टी के लिए बनाया है। आपने भी एग्जाम्पल दिया, इसी के चलते इस कानून की सख्त जरूरत इस प्रदेश को रही। देखिए, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है। हाँ, तो मैं वही आपसे बड़ा एग्जाम्पल भी पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे बड़ा पूछ रही हूँ ना। सरकार ने कुछ तो सोचा होगा कि यहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है, हुड़दंग मच रहा है, उपद्रवी आ चुके हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है ऐसा? निशी जी, देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और वाजिब तरीके से अपनी बात रखें। लेकिन उपद्रव के माध्यम से या एक अराजकता फैलाकर या समाज का माहौल खराब करके यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेगा और सामाजिक जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी। अभी देखिए, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं। निशी जी, देखिए, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि आप धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। हम सब कुछ करने देंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करने देंगे। एक दायरे में रहकर आप सब कुछ कीजिए, प्रदर्शन भी कीजिए, धरना भी दीजिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं। अभी देखिए, जो आपके कुकर्म है, जो आपके दिया हुआ अतिक्रमण है, दंगा है, उपद्रव है और तमाम तरीके की इस तरह की बातें हैं, उन सब के खिलाफ हमारी पार्टी के द्वारा नियम और कानून बनाए गए हैं। अतिक्रमण विरोधी कानून बनाया गया है, दंगा विरोधी कानून बनाया गया है, कठोर धर्मांतरण कानून बनाया गया है, नकल विरोधी कानून बनाया गया है, सबको समान न्याय के लिए UCC कानून बनाया गया है। तो हम तो एक तरह से एक समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। आपने 2014 से पहले जिस प्रकार से 70 सालों तक देश को अंधेरे में रखा, आपने जो पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन रोके रखी, आपने 70 सालों तक महिला आरक्षण बिल रोके रखा, 70 सालों तक आपने तमाम समाज के ऊपर जिस प्रकार से एक विध्वंसक के आप लोग कार्यवाही करते रहे, पूरे समाज में आपने इमरजेंसी थोपने का काम किया, सिखों के विरुद्ध सिख विरोधी दंगा करवाने का आपने काम किया। आपने 70 सालों में आपसे जो उम्मीद थी वो तो आपने नहीं किया, उम्मीद विकास की थी वो आपने नहीं किया, लेकिन आपने वो सब कुछ किया। आपने जबरन नसबंदी करवाने का काम किया, आपने समाज के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। हम दो हमारे दो के नारा देकर जो हमारी सनातन को दो बच्चों पर सीमित करने का काम किया, हम दो हमारे दो, और दूसरे वर्ग जिसको आप अपना वोट बैंक समझते हैं उनको 4 बीबी 44 बच्चे की इजाजत देने का काम आपने किया। आप केवल और केवल आप तुष्टीकरण के लिए आप किसी भी सीमा तक जाते हैं और हमेशा वहीं पर जाकर आपकी इतिश्री होती है, वहीं पर जाकर आपको विराम होता है। आप लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन संजीव जी, एक चीज समझ नहीं आ रही है मुझे, और मैं ये समझना भी चाहूंगी कि जो कानूनों का आपने जिक्र करा कि हमारी सरकार जब सत्ता में आई तो हमने धर्मांतरण कानून बनाया, UCC बनाया। देखिए, UCC की बात हम मान लेते हैं, अतिक्रमण और ये बाकी सारे कानूनों का जो आपने जिक्र किया, इसका तो पहले से ही प्रावधान है हमारे कानून में। अब इसको अलग से आप लाकर अगर इतना ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो चीजें बदल नहीं जाएंगी। अब ये वाला कानून भी ऑलरेडी है कि अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा और इस तरीके की हुड़दंगपंती करेगा, इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उस पर एक्शन होगा ही, जाहिर सी बात है।
माहौल खराब करने की जो भी कोशिश करेगा, चाहे वो किसी धर्म से हो या फिर किसी भी तबके का हो, उस पर एक्शन होगा। तो इसमें अलग से कानून लाकर इसको जोर जोर से उपद्रवी कहना आखिरकार कहां तक उचित है? आपके पास आऊंगी संजीव जी, मैंने आपसे नहीं, मैं इसका जवाब लूंगी। एक लाइन में 10 सेकंड में रखिए बात। निशी जी देखिए, आपने कहा ये कानून और नियम पहले से थे। नियम कानून यदि पहले से थे तो मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकारें रही, आपके समय में भी इस प्रकार के तमाम इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन आपने कभी भी उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करी। हम त्वरित उस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम उन तमाम कानून को इम्प्लीमेंट करने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, आपने अपना कानून बनाया, आप अपने कानून के हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। जहां तक वाजिब है वो तस्वीरें इसलिए नजर आ रही हैं, जो कानूनन कार्रवाई उस टाइम उचित थी वो उस टाइप से ही की गई है। लेकिन ध्यानी जी बताइएगा आप मुझे कि आखिरकार क्या प्रदेश में नए कानून बनने से काफी हद तक क्राइम कम हुआ है, ये उड़दंगपंथी कम हुई है या फिर बढ़ी है? निशी जी, कानून अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है या ला रही है लोगों के लिए, तो ये उस चीज को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करे। हाँ। क्या ये कानून केवल जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है? आज अगर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी डामाडोल स्थिति पहाड़ों में हो रखी है कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं है, वहां पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, क्या कोई मुकदमा उस स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर हुआ? सड़क अगर अच्छी नहीं है पहाड़ों के लिए, गड्ढे खुदे हुए हैं, चालान पुलिस वाले कर रहे हैं, क्या किसी पे मुकदमा हुआ? जनता क्यों भुगते? आप सुविधा दीजिए। अब आपने बोल दिया कि अगर जो कोई हुड़दंग मचाएगा या कोई हथियार लेके आएगा, कौन लेके आता है? आज तक का रिकॉर्ड है कि अगर सरकार कोई बात नहीं सुनती तो लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है कि मैं जन आंदोलन बुलाऊं और जन आंदोलन अपनी बात को सरकार तक पहुंचाऊं। आज आप एकता बिहार में देख लीजिए, वहां पे कि वहां पे 6-6 महीने से लोग धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा जो है उनकी सुध नहीं लेता है, तो वो क्या करेंगे? हमें तो बाहर जो हमारे बगल में जो देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उनसे सीख लेनी चाहिए कि वहां पे क्या कंडीशन हुई, कैसे वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भागे भागे फिरे। तो तब वो नौबत आती है कि जब आप जो है लोगों की बात नहीं सुनते, बिल्कुल उनका अनसुना कर देते हैं, तो लोग मजबूर होते हैं उसको तोड़फोड़ करने के लिए। एक उदाहरण देता हूं मैं, अभी ऋषिकेश में जो पथराव वाला केस हुआ था जिसमें 4 आदमियों को, हमारे एक सैनिक भी उसमें था, बिल्कुल, उसमें वीडियोग्राफी में एक लड़का बिहार का वो पाया गया जो वहां के मेयर का डिस्ट्रिक्ट का था, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, एक्शन लिया गया जो दूसरी पार्टियों के लोग थे। तो सरकार ने तो तंत्र अपने पास रखा हुआ है। आज मैं गरीब आदमी हूं या मेरी हैसियत नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, तो मेरा तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है। मुकदमा दर्ज होने के लिए आपको या तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए, या फिर आप रसूखदार आदमी होंगे, या फिर आपके पास पैसा चाहिए। ये कंडीशन आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे उत्तराखंड में बना देगी। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में ऐसी स्थिति चल रही है कि जनता के लिए सब कुछ है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज आप सरकारी गाड़ियां, जितनी इन्होंने गाड़ियां ले रखी हैं, चाहे वो वन विभाग के पास है या पीडब्ल्यूडी के पास है, आप उनका पोल्यूशन चेक कर लीजिए, किसी का पोल्यूशन नहीं होगा, किसी का तो इंश्योरेंस तक नहीं मिलेगा, बहुत सारी है, लेकिन उनके लिए कानून नहीं है। मेरे लिए कानून है कि अगर मेरा पोल्यूशन थोड़ा एक दिन लेट हो गया तो मुझे 10,000 रुपए का चालान भुगतना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को डराने का काम कर रही है कि लोग जो है धरना प्रदर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन अगर किसी के शासन काल में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं एक और चीज आपको जस्ट संज्ञान बताता हूं कि आजकल एक पिक्चर चल रही है धुरंधर। भारतीय जनता पार्टी के गुणगान के अलावा उस पिक्चर में कुछ नहीं है। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, मोदी जी ने नोटबंदी इसलिए की, उसको आप भुना रहे। मतलब आपने जो विज्ञापन वाला, पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए प्रोपोगेंडा है, उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, मैं पूरी फिल्म है, मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के कोई हमारे मित्र ने वो पिक्चर दिखाई, मैं तो देख के आया तो मैं सरप्राइज हो गया कि क्या हो रहा है। मतलब आपने विज्ञापन का तरीका साइड कर दिया है कि लोग यहाँ से विज्ञापन में 1,000 करोड़ का आपने जो है विज्ञापन दिखा दिया, लोग जो है हम पर वो निशाना साध रहे हैं, तो चलो इधर जियो स्टूडियो की तरफ से एक पिक्चर निकाल दी। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आजकल, चलो भाई हमारी फिल्म देखो कि हमने नोटबंदी की तो क्यों की। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? आप विपक्ष को, आप जब भी डिबेट में बैठते हैं, हम आप और कांग्रेस जो है पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, मुद्दों पे एक्चुअली हमें डिस्कस कम हो जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप भी उन चीजों को देखिए कि जनता के लिए कानून कितना आप यहाँ बैठ के आतंकवादियों के प्रवक्ता बन के बैठे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बोलते हैं आप सही चीज कीजिए। आप उसमें 1971 वार के 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, वो भी दिखाते, वो आपने दिखाया नहीं है। नोटबंदी किस लिए की?
सर्जिकल स्टाइल कैसी, वो आपने दिखा दिया, आप दिखा दें, हम नहीं बोलते कांग्रेस से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, मेरे बगल में मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन जो सच है तो सच बोलने की ताकत हम रखते हैं और हम सड़कों पर उतरेंगे। आप कितना कड़ा कानून बना लो, कब नहीं था, कब परमिशन नहीं लेता, अगर मुझे कोई आंदोलन करना है तो कब हम लिखित में डीएम को नहीं देते, हम देते हैं, लेकिन आपने डराने के लिए कि 8 लाख का तुम पे जो है जुर्माना, अगर किसी की हत्या हुई तो 8 लाख का जुर्माना तुम पे होगा या जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पे होगा, ये तो पहले से ही है। और आज तक कौन सा आप जो है काम इस तरह कीजिए कि लोग सड़कों पे उतरे ही ना, लेकिन वो करेंगे नहीं आप। ठीक है, राकेश तिवारी जी ने बिल्कुल जरूरी बात तो जरूर की है, लेकिन इसी बीच जो एक धुरिंदर का जिक्र हो गया है कि आखिरकार इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो बहुत सारे सवाल भी निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अब जब ये नया कानून आ गया है तो इससे सियासत इतनी ज्यादा क्यों गरमा रही है, और ये सीधे लोगों को क्यों टारगेट करते हुए कानून समझा जा रहा है। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर में उपद्रवी की अब खैर नहीं पर खास चर्चा हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसके बाद सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है। आखिरकार इस कानून के जरिए सरकार का क्या संदेश देने का तरीका है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल इस कानून को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर हम लोग भी खास चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। राकेश मिश्रा जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, आखिरकार इस कानून को नेगेटिवली क्यों लिया जा रहा है? पॉजिटिवली भी तो लिया जा सकता है कि अब हुड़दंग मचाने वाले पहले 10 बार सोचेंगे कि हम अपनी बात भी शांति से रख सकते हैं। देखिए निशी, इस कानून का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया था। वहाँ पे इसका अच्छा असर रहा, इसका कोई व्यापक विरोध नहीं रहा वहाँ पे। आज भी वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन करती है और सुचारू रूप से चलता है। होता है मूल रूप से ये दंगाइयों को रोकने के लिए। आप किसी भी, वो केवल धरने प्रदर्शन को लेकर ही नहीं है, किसी भी ऐसे जुलूस को बना के निकाल रहे हो, कोई ऐसी यात्रा निकाल रहे हो, उसमें भी सरकारी संपत्तियों का अगर आप नुकसान कर रहे हो या निजी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हो, तो मान लिया मेरा मकान अगर रोड पे पड़ रहा है और आप कोई जुलूस निकाल रहे हो, आपका कोई व्यक्ति मेरे घर पे पत्थर फेंकता है, कोई गलत चीज करता है, तो सरकार को तो आप किसके पास जाओगे? कहाँ जाओगे भाई? ये तो जनता के हित में है। इसे तो आईपीसी 431 तो पहले से एग्जिस्ट करती नहीं, ये हाँ नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप लाइन जरूर थी। ये इस कानून की बहुत सख्त जरूरत थी। आप सुरक्षित नहीं थे भाई। कोई सार्वजनिक सचिवालय हर जगह तो होता नहीं। आपका मकान है, मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जब इच्छा तब दीवार फूंक दो, जब चाहो तब शटर तोड़ दो। आपका क्रोध हो जाए और व्यापारी असुरक्षित, आपको क्रोध आ जाए, आपकी बात अगर कोई जायज मांग हो या नाजायज मांग हो, अगर ना मानी जाए तो पूरी बाजार फूंक दो। ये कौन सी बात है? इसके लिए और इस कानून से पहले अगर बाजार फूंकने तक की नौबत आ जाए तो क्या उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी? नहीं, कानून जैसे होती थी, लेकिन रिकवरी तो नहीं होती थी ना। अब आप बताइए, बनफुला में 2 करोड़ 41 लाख की रिकवरी की चिट्ठी डाली गई, हुई रिकवरी? तो ये तो राइट्स किसी के पास नहीं है। धरना प्रदर्शन करने के लिए आपके लिए हर जगह है। आप किसी पार्क में बैठो, आप मुख्यमंत्री आवास बैठो, आप सचिवालय बैठो, कौन मना कर रहा है? मना तो कोई नहीं कर रहा है ना। शांतिपूर्वक करिए, आप अपनी बातों को लेके एसडीएम डीएम का घेराव करिए, आप मुख्यमंत्री का घेराव करिए, राज्यपाल का घेराव करिए, लेकिन आपको ये राइट्स किसी ने नहीं दिया कि आप किसी का घर तोड़ दीजिए, किसी को जान माल का खतरा बना दीजिए, आप किसी के साथ रोड जाम कर लीजिए। अब कई ऐसे धरना प्रदर्शन के मेरे पास उदाहरण है कि रास्ते में एम्बुलेंस फंसी हुई है और आपका धरना आपने रोड ब्लॉक कर रखा है। ये कौन सी बात है जी? आपके धरने से ज्यादा उसका जीवन है जो एम्बुलेंस में लेटा है। उससे ज्यादा जरूरी बच्चों को स्कूल जाना है, उससे ज्यादा जरूरी उस व्यक्ति को अपने दफ्तर जाना है जो सुबह अपने घर की नौकरी के लिए, अपने परिवार के पेट पालने के लिए जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसकी? सरकार नहीं है क्या? नहीं, सरकार हर चीज के लिए सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी आपने एक आपराधिक बात कही। आपराधिक बात क्या है कि एक माँ ने अपने बेटे की हत्या करवा दी, उसके लिए भी सरकार रिस्पॉन्सिबल है क्या?
एक माँ ने, जो तथाकथित आरोपित है, उस माँ ने अपने बेटे की हत्या करवा दी। एक अपराधी दूसरे राज्य से आता है और उसकी हत्या हो जाती है, उसके लिए भी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, लेकिन कोई इतने समय से यहाँ पर रह रहा हो और इस तरीके की गतिविधियों में वो पहले से ही शामिल है, यहाँ पर उसके बड़े कारोबार स्थापित हो पाते हैं। वेट करके आ रहा हूं, अगर मेरा कोई हाँ। दुश्मन या मेरी कहीं से पुरानी शत्रुता है और मुझे आपके स्टूडियो के सामने कोई फायर कर दे, तो इसके लिए स्टूडियो जिम्मेदार है क्या? आप इतने सालों से यहाँ पे रुके हो, जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो केस तो काफी झारखंड से काफी समय से यहाँ रह रहा है, उस समय क्यों नहीं देखा गया कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? मैं क्रिमिनल वो किसका फॉल्ट है? नहीं, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उसका सरकार का फॉल्ट है, उसके लिए अदालतों में उसके पास 37 मुकदमे थे, अदालत से जमानत पे रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसे सरकार, आप कोई व्यक्ति जमानत पे है तो सरकार उसके साथ क्या कर सकती है? प्रेशर किसने अलॉट किए? देखिए, वो एक दूसरा विषय है, आप उस पे जाइए। लेकिन जो सरकार किसी के साथ होने वाली घटनाओं के लिए, सरकार उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए राकेश जनता मिश्रा की जी, सुरक्षा हमारे लिए हाँ। सर्वोपरि है। बिल्कुल। बाजारों में लूट होती है, जब कहीं दंगा होता है, लूट होती है, तो वो कौन होते हैं? ना वो कांग्रेसी होते हैं, ना वो यूकेडी के होते हैं, ना वो भाजपा के होते हैं, ना वो संघ के होते हैं, वो उपद्रवी होते हैं, और उपद्रवियों का कोई दल नहीं होता। तो आप, मैं जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जी, निश्चित, अगर बिल्कुल, आप परमिशन दें। अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, चलो आज यूकेडी ने कोई आंदोलन किया, उसमें कोई उपद्रवी जो हमारे दल के है ही नहीं, वो अगर वहाँ पथराव करते हैं, कोई नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसमें कैसे आप इस चीज को एसेस करेंगे? आपके पास तो समूह होता है, उस समय सारे दल के लोग होते हैं, तो आपके पास तो पहचान होगी कि मिश्रा जी आए। ऋषिकेश का उदाहरण आपको दिया है, जी, दीजिए। क्या हुआ उसमें? उस देखिए समय तो आपकी राकेश जिम्मेदारी ध्यानी जी, बनती है। इसके लिए एक अलग से प्रावधान इसमें, जो मैंने आपको भी बताया कि जो वीडियोग्राफी के जरिए वहां पर नजर रखी जाएगी कि कौन व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि इससे आसानी होगी कि वहां पर वो कौन सा अनजान व्यक्ति घुसा। अब जब उसकी पूरी पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी तो पता चल जाएगा वो किस पार्टी का, किस दल से आया है। लेकिन आयोजकों की जिम्मेदारी बनेगी, उनको ये खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि उनके इस धरना प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हो रहा है, कितनी तादाद में शामिल हो रहा है, कहां से वो आ रहा है, और वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि में शामिल ना हो, उसके पहले से एनओसी भी लिखवाई जाएगी। ये पूरा डिटेल यहाँ पर एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूं। देखिए, केवल ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन तक सीमित ना किया जाए, इसे उन जुलूसों पे भी शामिल किया जाए जो धार्मिक उन्माद के लिए चलाए जाते हैं, क्योंकि इससे भी राज्य में बहुत बड़ी क्षति होती है। ठीक है, ये उनके लिए भी नहीं है। कोई आप कोई जुलूस निकाल रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि आप राज्य के लोगों के लिए रोड ब्लॉक कर लोगे। वो भी एक क्षति का कारण है। ठीक है राकेश। ऐसा भी कोई विभत्स प्रदर्शन सड़कों पे ना किया जाए कि जिससे समाज में उसका गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, सरकार को इस पे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता दिए हैं, लेकिन आशीष जी अभी भी मानने को तैयार नहीं। आशीष जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मिश्रा जी ने काफ़ी बातें सही भी बोली, ऐसी बात नहीं है। मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं और काफ़ी ज्ञान रखते हैं। देखिए, सच्ची अभी मिश्रा जी ने बताया कि एम्बुलेंस आ जाती हैं, ये आती हैं, ये किसी का भी धरना होता है बीच में एम्बुलेंस जरूर आती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस के टाइम पे आएगी या यूकेडी, भाजपा भी कभी करेगी तो वहाँ भी आती है, क्योंकि हमेशा तो हम ऐसे विपक्ष में रहे नहीं। पहले भाजपा थी तब भी आती होंगी, ऐसा तो नहीं कि उसके बाद आई। और ये बड़ा गलत हो रखा है कि भाई सचिवालय, विधानसभा, ये चीज़ें बनी बाजार के बीच में भी है। इनको तो दूर फेंक दो ना, गैरसैंण में क्यों रखा हुआ, इनको हटा दो, इनको यहाँ से, इनको यहाँ रखना ही नहीं है। इनको गैरसैंण भगा दो, वहीं होंगे जो धरने प्रदर्शन होंगे या धरने प्रदर्शन बंद हो जाएंगे। वहाँ जब इतनी आबादी, जब 1000 की आबादी वहाँ जाएगी तो खाना भी खाएगी, वो होटल में भी रहेगी, सारी व्यवस्थाएं बनेगी। हमारा गैरसैंण फिर पहाड़ जो है, जिसके लिए राजधानी मांगी वो पहाड़ बन जाएगा। नहीं, आपने बीच बाजार में एक बार विधानसभा के रिश्वनापुर में क्या काम है, आप ले जाओ ना। अरे अगर आप राज्य का विकास चाहते हैं, आप कह रहे हैं वहां पे मत को, अच्छा ये तो कभी समस्या हटने नहीं वाली। फिर तो आपका कहना है कि धरना प्रदर्शन बंद ही कर दो जी, ये धरना करो ही मत, या फिर एकता विहार में करो जहां आपको सांप सूप आपको डस जाए, वहां तो सांप घूम रहे, जानवर आ रहे। तो मतलब आपका मनसा ये है, पर आप चाहते नहीं कि विपक्ष धरना करे। अरे विपक्ष को नहीं करना धरना, हमें नहीं करना। आप अस्पतालों में व्यवस्था, आशीष जी आप समझ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, कानून नहीं है, अरे उपद्रवियों के लिए कानून है। एक आप क्यों आह्वान अपने होता ऊपर ले रहे हैं? है, ये एक आह्वान। आशीष जी, मुझे एक चीज तो समझ ही नहीं आ रही है, उपद्रवियों का जिक्र हो रहा है, आप अपने ऊपर ले रहे हैं। क्या आप उपद्रवी हैं? अपने ऊपर नहीं रहे। देखिए, धरने में उपद्रव होगा तो होगा ना, धरने में उपद्रव मानते हैं ना। अब आप एक बात बताएं, धरने में हमने आह्वान किया कि हमारा इतनी तारीख को सचिवालय घेरा हुआ है, कई लोग आए, कई तरीके के लोग आए, बीच में 4 उपद्रवी आ गए।
जरूरी नहीं है उपद्रवी भी हमारे पहले उपद्रवी पकड़ो ना यार। कभी गलत नहीं करता, चाहे नेता किसी पार्टी को, किसी मुझे नहीं नहीं लगता करता, बिल्कुल कि नहीं गलत करेगा। बिल्कुल नहीं ये उपद्रवी अलग ही होते हैं, ये हमारे यहाँ भी घुस सकते हैं और आपके यहाँ भी घुस सकते हैं। बिल्कुल, 100 टर्म में भाजपा को लग रहा होगा कि शायद हम तो अजर अमर है, सरकार हमारी रहेगी, हमें तो कभी विपक्ष में रहना ही नहीं है, तो हो सकता है कानून की बात करें। अरे अगर कानून बनाना है ना, बहुत चीजें हैं कानून बनाने के लिए। आज मैं पढ़ रहा था दून अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में। अरे ऐसा कानून बना दो, अगर डॉक्टर इलाज ना करे, वहां आपसे कोई बदतमीजी करे तो उसके लिए भी कुछ नियम बना दो। उनके लिए नहीं, मतलब नियम उसके लिए होगा, राजनीतिक आदमी के लिए नियम होगा कि तू धरना करे, क्योंकि वो डर जाएगा। छोटी मोटी पार्टी तो धरना करेगी नहीं, कि उसे पता है भैया 8 लाख कौन देगा, एक अगर कुछ गलती होगी तो कोई जबरदस्ती आके पता लगा उसे आत्महत्या घर में करनी है, वहां कर दी तो एक आफत और बन जाएगी। नोटियाल जी, तो छोटी इसलिए नहीं, डर लगता है। बड़ी पार्टी भी धरना तो- प्रदर्शन नहीं करेगी। हाँ, बड़ी भी डरेगी, है ना? पर चलो हम ऐसा तो नहीं छोटी डरेंगे, बड़ी- क्योंकि हम छोटी- लोग तो देखो, छोटी- हम तो आप कांग्रेस ज्यादा बड़ी पार्टी हम हैं। कांग्रेस हैं, हम नहीं डरने वाले इनसे, इनकी इन बातों से। नहीं, और लेकिन हम आपके- कभी आप- ऐसा करते भी नहीं, जी। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा उसको हम ही ठीक कर देंगे। लेकिन एक बात बताए, पुलिस ये काहे के बात लिए है? आपका बहुत अच्छा पुलिस है। कहीं के लिए है? पुलिस आप व्यवस्था के लिए है ना, आप हटा दो पुलिस, फिर ठीक है डरना पड़ेगा, पुलिस बात रखो, पार्टी को कहो खुद ही पुलिस की व्यवस्था भी पुलिस तुम जो है, अपनी शराब अपनी के सिक्योरिटी ठेकों की लेकर रखवाली चलो। के लिए आज तो आपने पुलिस बनाई व्यवस्था है, नहीं तो है। पुलिस का काम है कि वहां पर कोई दंगा करे और निश्चित उसे पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए कानून कानून ड्राइवर जरूरत नहीं है, गलत तो स्वीकार होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत चाहे जहां हो, चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे किसी के यहाँ हो, समाज में गलत ठीक की है। कोई स्वीकारता नहीं है। ठीक है। आशीष जी, अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था दिलराम चौक पे, जो अराजकता का वातावरण हुआ, इतना जबरदस्त पूरा शहर की कानून व्यवस्था के ऊपर आप लोगों ने जो एक तरह से डेंट पहुंचाने का काम किया, तो उस वो भी तो आपके बीच का ही युवक था, उसके ऊपर आपने कौन सी कौन है, कार्रवाई आपने उसे आइडेंटिफाई कर दिया कौन था? आइडेंटिफाई? आप उसका नाम बताएं। वो व्यक्ति आप उसका नाम आइडेंटि- बताएं, कौन था पार्टी का? मेरे कौन भाई सा वो नेता कांग्रेस है? का झंडा लहरा रहा अरे था। यार, ये भाजपा यही तो करते हैं। अरे वो जाके कांग्रेस कांग्रेस भैया, जहाँ वो गलत काम कांग्रेस का हुआ, झंडा लहरा रहा। अरे मैं आपके आंदोलन अच्छा के पीछे अच्छा झंडा लहरा अच्छा रहा हूँ। अच्छा अरे एक ये तो आपके काम, आप बताओ ना कौन था वो? आप- वो हमारा कौन सा नेता था? आप एक बात बता दो, आपने तो आप केस आप कर एक रखा है। बात सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी झंडा लहरा लेंगे? अरे क्यों नहीं? कांग्रेस में जब क्यों हमें नहीं? हमें आपको बदनाम करना क्यों होगा, नहीं? आपने भैया, तो अच्छा करने के लिए थोड़ी झंडा लहराया है हमारा, आपने तो बदनाम करने के लिए झंडा लहराया। अरे हमें भी आपको बदनाम करना होगा, हम भी अरे लहरा क्या- देंगे। अरे और कैसी हम बात ऐसी कर- संकुचित भैया, मानसिकता नहीं झंडा रखते। वही लहराता है। हमारे पास आरएसएस ठीक है। जैसी विचारधारा नहीं है। झंडा ठीक है, वही ठीक है, लहराता, पास नहीं है, झंडा इस तरीके के वही लोग जो व्यक्ति ऐसे लहराता करें, है, हम अपनी करते हैं, झंडा और वही सही व्यक्ति करते हैं, लहराता और है जनता के लिए करते जो हैं। उस दल से जिससे बदनाम करना संजीव होता जी है, को वो फिर जो खोज झंडा लेना रख चाहिए लेता था ना, है। बहुत जुड़ा समय हो होगा। गया है। जब दूसरे संजीव बदनाम करो, दूसरे झंडा रख जी, लेता है। संजीव जी जो इस तरीके की हरकत करा था, फिर तो अभी तक चिन्हित कर लेना चाहिए नाम था बता दो आप आपको। उसका, अभी तक फोटो उसको है सलाखों आपके? के पीछे भेज देते। कौन है वो? निश्चित आपको पता है उसका नाम? सरकार आपकी बदतमीजी उसने करी, पकड़ आप नहीं पा रहे, वीडियो फोटो आप निश्चित जी, देखिए उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाई गई है और क्या? नहीं, गिरफ्तार हो गया वो, इतना बड़ा घटना कर गया, आपके घर के अंदर कर गया और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने कैसे छोड़ दिया उसको? आपके क्या संबंध है उसके साथ? आप क्यों छोड़ना चाहते हैं उसको, बताएं ना। हमने तो गिरफ्तार कराओ भैया, हमने तो नहीं आपसे छोड़ा, गिरफ्तार कराओ, हमने तो आपको नहीं कहा छोड़ा। था। अब पुलिस क्यों? अपना अरे पुलिस पुलिस अपना कब काम करेगी? करेगी, 4 साल बाद। कानून देखिए, अपना काम संजीव करेगा, जी, संजीव जी, पुलिस अपना काम फिर यहाँ करेगी, वो मुझे कानून बात अपना खा काम जाती है करेगा। अगर आपकी। उसने आपको नुकसान दिया है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जाइए, आपकी रुकिए, आपकी रुकिए, आशीष पार्टी जी, से जरा। संबंधित जो था, आपकी नहीं सुन रही, एक कांग्रेस के, एक भाजपा के प्रवक्ता के घर में इस प्रकार की घटना हो गई और पुलिस आपकी नहीं सुन रही, तो आम आदमी की क्या सुनेगी? पुलिस आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। आपकी पार्टी पकड़ो ना भैया, पकड़ो। कार्यकर्ता क्यों के छोड़ रहे ऊपर हो? एक्शन लेना चाहिए था। अरे भैया, आप पकड़ देखिए के लाओ, संजीव हमारा जी, कार्यकर्ता होगा तो संजीव लेकिन जी, मतलब वो तो पुलिस खुद हम कह लोग रहे हैं ना, बनाए अपने। चैलेंज दे रही कि हैं वो कौन है आपको हम कि कह रहे हैं उनका, गिरफ्तार अगर करो। उनका कोई व्यक्ति है हुड़दंग मचा रहा है तो तुरंत डालें आप आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा सलाखों के उसको? पीछे। आपकी क्या रिश्तेदारी है उससे? वो बिल्कुल। निश्चित आरएसएस का आदमी है, आपका आदमी है, नहीं तो आप उसे गिरफ्तार करें। क्यों, किस बात का डर? वो पाकिस्तान से आ रखा है क्या आपके उत्तराखंड का? देखिए, आप पे जवाब नहीं है, आप पे जवाब नहीं है कि उसे गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं है, भाजपा ही है, वो भाजपा ही कांग्रेस का झंडा लेके दंगा कर रहा था, इसलिए आपने उसे गिरफ्तार ठीक कर है लिया। संजीव हम तो जी, ये अभी मैं मानेंगे, इसका आपसे बंद कर जवाब दो। लेती हूँ। आप बंद कर रुको दो। रुको रुको रुको, तो ठीक बंद करो उसे। है ठीक है संजीव जी, जरा मुझे इसका तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज जब आप ही ने ये मुद्दा उठाया तो आपके पास जवाब भी जरूर होगा, तो आप मुझे जवाब भी ये दीजिएगा। और एक और सवाल जो अभी आशीष नौटियाल जी ने उठाया था कि जब कानून की बात होती है तो कानून सिर्फ और सिर्फ यूकेडी के लिए या कांग्रेस के लिए या आम जनता के लिए खुद बीजेपी से इंप्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, या फिर सिर्फ इन लोगों के अगर कोई व्यक्ति पाए गए तो उनको उठाकर जेल के पीछे भेज दिया और उसके बाद जब खुद का प्रदर्शन हुआ या फिर खुद से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है तो उसे बोलेंगे चल साइड हो जा?
निश्चित जी एक बात सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दंगा विरोधी कानून और इसमें जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी जो भरपाई होगी उसके लिए ये कानून बना है। ये कानून उन लोगों के लिए बना है जो किसी भी प्रकार की अराजकता करते हैं, किसी ठीक भी है, ये हम प्रकार समझ का- गए, ये हम किसी- समझ गए। जो किसी भी प्रकार का हाँ। समाज के अंदर एक वातावरण को खराब करने का काम करता है। ठीक है, हमने ऐसा इसमें नहीं बोला है कि ये केवल कांग्रेस के लिए, यूकेडी के लिए या आम आदमी पार्टी तो के धरना लिए तो यही करेंगे या- ना, अरे और कौन करेगा? सुनिए तो ये भी कर देते हैं अपने लोगों को लेके कांग्रेस का अरे गिराव, सुनिए, ये भी उस्ताद है। भैया सुनिए तो सुना तो वो रखा है हमने। निशी जी मुझे समझ दीजिए। एक मिनट देखिए, हमने कहा प्रदर्शन करने की सबको छूट है, लोकतंत्र है, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। जो भी व्यक्ति आप कहते हैं कि हमारे बीच में कोई घुस गया तो उसको चिन्हित करना जिम्मेदारी आपकी हुई ना। यदि आपका आपकी हुई, प्रदर्शन- हमारी यदि कहाँ से आपका हम धरना देंगे प्रदर्शन उसे चिन्हित करने जाए, आपका उसे आप पकड़ो, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं आपका है। प्रदर्शन अरे जब वो चल रहा ऊपर है, चढ़ गया, आपका पुलिस उसे पकड़ प्रदर्शन नहीं चल पाई, रहा है, तो आपका उसकी मुकदमा ऐसा जिम्मेदारी- लिख नहीं वो पाया, जिम्मेदारी एफआईआर आपकी- हो नहीं पाई, वो गिरफ्तारी हुई वो नहीं, अरे जिम्मेदारी जिम्मेदारी आपकी- हमारी है। जिम्मेदारी कहाँ से मतलब हो आप जाएगी? हटा दो नहीं, पुलिस फोर्स नहीं, को, नहीं, क्यों तनख्वाह दे रहे हो? आप कैसी पहले बात मुझे कर उस रहे व्यक्ति हो? का नाम वो कैसी बताइए। बात कर रहे हैं? कोई आपकी- बीच में आके ऊपर चढ़ गया, नहीं। हम उसे आपने ढूंढे अपना संजीव धरना जी- छोड़ दें। वो सीधी- अरे उसे आप सीधी पकड़ो, आपकी- आपका सीधी- काम है, सीधी पुलिस का आपकी काम है। जिम्मेदारी है। आपके घर के अंदर आदमी घुस जा रहा है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। जिम्मेदारी है, क्योंकि आप क्या बात अराजक- कर रहे हैं आप? कैसी आप बात कर रहे अराजक दल हैं? हम के- उसके पीछे घूमे के भाजपा ही ऊपर चढ़ गया, उसे पकड़े नीचे लाना है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप- अरे संजीव जी, ऐसी बात ना करें जो नाजायज हो। मतलब हम अपना धरना छोड़ के हमारा प्रदेश अध्यक्ष छत में चढ़ जाता, उसको पकड़े लाता, फिर उसको पुलिस को देता, कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप पुलिस क्या कर रही थी जब वो ऊपर चढ़ा, आपके घर में धमकी देता हुआ? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ के लाया उसको? और आपकी शिकायत लिखने के बाद आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। सरकार आपकी है, पुलिस ठीक आपकी है, इसी पर एक आप छोटा सा जबरदस्ती जवाब गुमराह कर रहे चाहूंगी। हैं जनता को। एक छोटा सा जवाब संजीव जी दीजिए, जल्दी से एक छोटा सा जवाब डायरेक्ट दीजिएगा। हाँ, मैं जवाब ही direct नहीं है, जरूर- जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है इनके पास। निश्चित जी देखिए, वो जो उस दिन वाली जो घटना है उसका न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मामला विचाराधीन है। इतना बड़ा मामला नहीं है, मर्डर नहीं हो गया, अरे- इतना बड़ा मामला नहीं है। ऊपर चढ़ के बोर्ड तोड़ा था, न्यायालय में चार्ज की जरूरत नहीं है, उसे एफआईआर करके किसी का पकड़े नाम लाओ। भी तो गया होगा। पुलिस को बोलो पकड़े लाओ उसे, करे साहब उसका कैसे चढ़ गया न्यायालय में? मतलब कोई मर्डर कर दिया उसने, कोई बम फूट गया, क्या है न्यायालय? इसमें न्यायालय नहीं होता, इसमें पुलिस खुद कर सकती है छोटी सी बात को। इतनी छोटी बात को अरे पुलिस भैया, संभालती है। ठीक है। न्यायालय में वो अरे इतना बड़ा विचाराधीन का मामला ही न्यायालय नहीं है। में विचाराधीन है, वहीं रहेगा और वो रहेगा उनके भी वहीं। बयान भी दर्ज हुए हैं और पुलिस अपनी कार्यवाही भी कर रही है। राज- और मैं और जब सोचता हूं- कांग्रेस से सरकार संजीव बनेगी जी। उसकी गिरफ्तारी भी होगी और वो भाजपा का नेता निकलेगा, आप देख लेना। वो संजीव कांग्रेस का ही जी, नेता, कैसी वो बात कर रहे कांग्रेस हो? का ही नेता है। वो भाजपा संजीव का ही जी, निकलेगा। संजीव जी, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। पकड़ा भी जाएगा। ठीक है, वही रुक पकड़ा जाइए। जाएगा। राकेश मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, अगर आप पकड़ राकेश सकते हो, मिश्रा तो जी, हम पकड़ेंगे। गिरफ्तारी जब भी हमारी होगी। सरकार जल्दी बनेगी तब गिरफ्तारी गिरफ्तारी होगी। होगी। आप नहीं कर पाओगे गिरफ्तारी, बिल्कुल आपका होगी। आदमी है। बिल्कुल होगी। आप थोड़ा संजीव जी एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा देखिए, प्रतीक्षा। इस धैर्य क्यों रखे? आपके घर में हमला हुआ है। मैं हम इस धैर्य पूरे रखेंगे। कानून के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश के वासियों को एक बात और बताना चाहता हूं। वो ये है कि इसके लिए किसी दल की का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई भी राज्य का नागरिक अगर उसकी संपत्ति का नुकसान होता है तो वो सीधे उसका वीडियो फुटेज लेके उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते। ठीक है, उसमें ना भाजपा कोई है, ना कांग्रेस कोई है, ना यूकेडी कोई है, ना कोई भी दल है। ठीक वो है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो आपकी संपत्ति का नुकसान कर रहा है, ये निजी संपत्तियों की बात कर रहा हूं, अगर उसका वीडियो फुटेज मान्य किया जाएगा, इस कानून का प्राविधान है, और वो जाके उसके खिलाफ एफआईआर करेगी, उस पे सीओ जो है जो सर्किल ऑफिसर है वो उस पे अपनी रिपोर्ट लगाएगा, फिर जिला मजिस्ट्रेट और जिले के कप्तान उस समिति को मूल्यांकन करके भेजे। तो जी। ऐसा नियम नहीं है कि उसके लिए किसी राजनीतिक दल वाले या भाजपा वाले अपने धरना प्रदर्शन को बचा लेंगे, या यूकेडी इनके शासन में है और ये कोई नुकसान करके किसी का निकल जाएंगे तो ठीक पब्लिक है। नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि इस कानून के तहत अगर उसकी संपत्ति का नुकसान होता है, हाँ सरकारी संपत्तियों का अगर नुकसान होता है तो उसके लिए उस संस्था का या उसका जो मुख्य अधिकारी होगा वो अपने लिए, उनके पास 3 महीने का समय दिया गया है कि उसको जाके उन संपत्तियों का मूल्यांकन करवा के ठीक और है। ले सकते हैं। ठीक है, ध्यानी जी, फाइनल कमेंट। देखो, कानून
तो आपने बना दिया। कानून का इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर चुके हैं। अभी आप जैसे आपने ही बताया है कि प्रावधान है, प्रावधान तो बहुत कुछ है कानून में, लेकिन वो लागू किस पे हो रहे हैं? मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जैसे केस में खारा स्रोत का शराब का ठेके के खिलाफ पिछले 7-8 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। मैं खुद पर्सनली मैंने उस अभी भले हम एनजीटी तक मैं पहुंचा हूं, उसमें मैंने तहरीर दी अपनी मुनिकीरेती थाने में। आज तक 7 महीने हो गए, मैं 2 चिट्ठियां दे चुका हूं थानेदार को। नहीं तो आप आज तक वो तहरीर लिखी नहीं गई। अब आपको जबकि जाने मैं- की भी सुन- कहीं सुन- जरूरत सुन तो लीजिए जी, कहीं मेरे पास पूरे तथ्यों के साथ में दिया है। डीएफओ को लेटर दिया है कि दिस शराब का ठेका इज एग्जिस्ट इन द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। इतना सब कुछ देने के बाद भी आज तक वो नहीं हुआ। फिर मुझे जो पुलिस प्राधिकरण है वहां तक जाना पड़ रहा है। तो ये सच्चाई तो ये है धरातल की। ठीक है। नहीं लिखता क्या कर देंगे आप? आप EFIR देखिए, करिए ना, यहाँ आपके पर पास ये तो चीज राइट्स समझने है। की जरूरत है। ये कानून बन रहा है तो सामान्य रूप से ये सभी पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें ना कि एक लाइन किसी प्रत्येक पार्टी या फिर प्रत्येक व्यक्ति एक पर लाइन इस चीज निशी, को आपका implement- डिबेट समाप्त हो रही है, एक लाइन मैं बोल दूं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से EFIR करिए। ठीक है, माफी चाहूंगी, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों की अब खैर नहीं होगी और बीजेपी की सरकार ने यह नया प्रावधान लाकर, कानून लाकर इसको और सख्त कर दिया है और अब किसी भी प्रकार की दंगाई हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं होगी। ये प्रदेश की शांत आबोहवा को बरकरार रखने के लिए एक नया कानून है, लेकिन आखिरकार इसका असर धरातल तक पहुंचते पहुंचते कैसा होगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।